This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 5 of your chapter number 6, Chemical Equilibrium of your textbook, Chemistry, class first year. In this lecture, we will cover progress test number 6 of your textbook, and we will discuss each and every question in detail. So let's move forward to question number 1. Okay guys, question number 1 of your textbook is, what are reversible and irreversible changes? Describe an experiment to demonstrate a reversible change. इस सवाल में आपसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है और उसका एक्सपेरिमेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी आपने बताना है। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन का पढ़ लेते हैं। अ चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल इफ इट कैन नॉट बी चेंज बैक अगेन, यानी ऐसा चेंज आ जाना किसी भी केमिकल रिएक्शन में कि वो वापस से अपनी पुरानी स्टेट में ना आ सके, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है। In an irreversible change, new material are always formed. Sometimes these new materials are useful to us. उसके अलावा irreversible reactions यानी irreversible chemical reactions में new materials हमेशा बनते हैं, जैसे H2 और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, कभी कभार ये मटेरियल हमारे लिए यूजफुल भी होता है। तो ये ऐसे मटेरियल जिनको हम वापस से उन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जैसे H2O है, अब वापस से हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं कर पाएंगे ना, उसके लिए बहुत ही कोई जो कहते हैं दूसरा रिएक्शन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये खुद ब खुद चेंज नहीं होंगे वापस से। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ ना कुछ खुद ब खुद करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं होगा, हो तो सकता है वापस पुरानी स्टेट में आ सकती हैं चीज़ें, लेकिन हमें कुछ और इसके साथ रिएक्शन या चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं उनको बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, हीटिंग, फॉर एग्जांपल हीटिंग कैन कॉज एन इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल यू हीट अ रॉ एग टू कुक इट। ठीक है, यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो कहते हैं एक अंडा है उसको पका रहे हैं। ठीक है, द कुक्ड एग कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू रॉ एग अगेन, यानी जो पका हुआ अंडा होगा वो वापस से जो है कहते हैं रॉ एग, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग जो एग की कंडीशन होगी उसमें कभी नहीं आ सकता। ठीक है, हीट करने से क्या हुआ, वो चेंज हो गया। अब इसी तरह इरिवर्सिबल चेंज को आप खाने की एग्जांपल से भी ले सकते हैं, जैसे खाने में इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ। ठीक है, कोई भी एक हमारे बिरयानी बन रही है। ठीक है, लेट सपोज एग्जांपल है, कुछ भी कह सकते हैं हम, इरिवर्सिबल के लिए कंपेयर करा सकते हैं इसको। एक बिरयानी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, गोश्त होगा, आलू होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब जब बिरयानी बन गई तो उन सब में जो चीज़ें हमने इन्वॉल्व करी वापस से अलग इंग्रेडिएंट में हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह केमिकली मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स दी थी, एक नॉर्मली जनरल एग्जांपल भी आपको दे दी है। और बर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरिवर्सिबल चेंज। व्हेन यू बर्न वुड यू गेट ऐश एंड स्मोक। बर्निंग भी यानी आग लगाना भी इरिवर्सिबल है, किसी चीज़ को आग लगा दो तो वो अपनी स्टेट बदल देती है वो चीज़। ठीक है, जैसे वुड है उसको अगर हम आग लगाएं तो वो क्या हो जाएगी, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, रुआं बन जाएगा। ठीक है, और स्मोक में क्रिएट होगी, स्मोक निकलेगा, तो यू कैन नॉट चेंज द ऐश एंड स्मोक बैक टू वुड अगेन। ठीक है, यानी हम उस ऐश यानी उसको और जो हमारा धुआं है उसको हम मिला भी दें तब भी हम वुड को नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक केक बनाया गया है, इरिवर्सिबल चेंज एज परमानेंट। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते, दे आर परमानेंट। दे कैन नॉट बी अनडन, यानी वापस से जो ये कहते हैं अनडू नहीं कर सकते इन रिएक्शंस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट चेंज अ केक बैक इन टू इट्स इंग्रीडियंट्स अगेन। इसी तरह यहाँ पे जो केक बनाया है इसको आप वापस से इंग्रेडिएंट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, एक मरतबा ये चीज़ बन गई तो अब बन गई, ये वापस से चेंज नहीं हो सकेगी। ठीक है, अब आपके पास आ जाते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। A reversible change is a change that can be undone or reversed. ऐसा चेंज या ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको हम वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ जिसको हम वापस से अंडू कर सकें, रिवर्स कर सकें, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। इफ़ यू कैन गेट बैक द सब्सटेंस यू स्टार्टेड द रिएक्शन विद, दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप वापस से उसी जगह आ जाते हो, उस सब्सटेंस पर आ जाते हो जिससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स ऑब्वियसली। ठीक है, रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, अगर आप वापस से रिएक्टेंट्स पे आ जाते हो तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं।
A reversible change might change how a material looks or feel. रिवर्सिबल चेंज में आपके पास ये भी हो सकता है कि मटेरियल जो है कहते हैं उसकी जो लुक है या जैसा दिखता है मटेरियल वो चेंज हो सके। उसके अलावा जो फील करने की यानी लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह डजंट क्रिएट न्यू मटेरियल। रिवर्सिबल रिएक्शन में न्यू मटेरियल्स कभी नहीं बनते। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इंक्लूड डिजॉल्विंग, इवेपोरेशन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्ट करना, फ्रीज करना ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और डिजॉल्व करना भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इवेपोरेशन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। Let's suppose freezing is a reversible change. For example, you can freeze juice to make ice lollies. The ice lollies can be changed back into juice by heating. ठीक है, freezing क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है कहते हैं एक जूस को कन्वर्ट कर रहे हैं आइस लॉलीज में। ठीक है, जूस को कन्वर्ट करें, अब वही आइस लॉलीज वापस से जूस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें एग्जाम्पल के साथ, तो आपके लिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल मतलब बेसिक लेवल पे एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आप एक आइस क्यूब ले लें। ठीक है, उस आइस क्यूब को आप हीट कर दें तो वो मेल्ट स्टेट में फॉर्म हो जाएगा, यानी पानी ही रहेगा। ठीक है, उस पानी को आपने जो है किसी भी वेसल में ले लिया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। उसी लिक्विड को वापस से आप फ्रीज कर दें, ठीक है, तो आपको वही स्टेट मिल जाएगी रिवर्सिबल वाली। ठीक है, तो ये इसकी डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल हो सकती है। ये बाकी फर्दर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टेट करना। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एक्टिव मासेस and the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reaction. ठीक है, एक बात ये, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, यानी सब्सटेंस का रिएक्ट करने का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उनकी एक्टिव मासेस पे। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? अपनी कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसीडिंग का रेट है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितनी देर में होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जितने रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन से। एक्टिव मासेस को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का एक जनरेटेड इक्वेशन है जो इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखी हुई है। के सी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, के सी इज इक्वल्स टू सी की पावर सी, डी की पावर डी एंड ए की पावर ए, बी की पावर बी। तो ये जो सी है कैपिटल सी, ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये स्मॉल सी उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह कैपिटल डी की कंसंट्रेशन, स्मॉल डी उसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और के सी बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये के सी इसके बराबर होता है। अ केमिकल रिएक्शन अचीव्स केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है। Also, since the rate are equal and there is no net change in the concentration of the reactant of the product, इसका मतलब क्या है कि जब रेट बराबर हो जाएंगे तो दोनों में नेट चेंज, यानी कौन सा रिएक्शन तेज जा रहा है, कौन सा रिएक्शन कम स्लो हो रहा है, तो इन दोनों में जो है चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, रेट इक्वल होंगे यानी दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, चेंजेस नहीं आएंगी, तो नेट चेंज दोनों का जीरो होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का। The state is referred to as a dynamic equilibrium and the rate constant is equilibrium constant. अब जो आपके पास स्टेट हैगी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, ये जो स्टेट होगी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी और जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इस इक्विलिब्रियम की? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहली इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या थी कि डायरेक्शन को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो अगर आपकी केसी से बड़ा हो जाए तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर आपका केसी से छोटा हो जाए तो डायरेक्शन कहाँ होगी, या उसके बराबर हो जाए तो क्या कंडीशन होती है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करी हैं। इसी तरह टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, उसके अलावा जो है रिएक्शन किस हद तक जा सकता है, कितना फास्ट हो सकता है, कितना स्लो हो सकता है, तो ये केसीज की वैल्यू हैं कि किस में केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किस में केसी की वैल्यू कम होगी। अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट है तो उसमें इक्विलिब्रियम आया हुआ होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करी हैं डिटेल में, तो उसमें अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2B ऑफ योर बुक इज
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केसी एंड केपी, डिस्क्राइब इट्स रिलेशनशिप। आपने केसी और केपी को समझना है, केसी और केपी क्या है और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपने ये पता करना है कि केसी क्या होता है। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर लिक्विड्स। ठीक है, आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है तो आपके पास जो केसी होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इसी तरह केपी भी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट ये है गैसेस के लिए। ठीक है, गैसेस के लिए, क्योंकि गैस में आप जो है प्रेशर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू कंसेंट्रेशंस। तो बिकॉज प्रेशर इज द प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन फॉर गैसेस इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, कंसेंट्रेशंस के, फॉर गैसेस इन अ क्लोज सिस्टम। एंड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन Kp इज इक्वल्स टू PCC। अच्छा, आपके पास एक रिएक्शन है सिंपल, ये एक रिएक्शन है, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, जो यहाँ पे बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो लिखा है Kc इज इक्वल्स टू कैपिटल C ऑफ पावर C एंड कैपिटल D ऑफ पावर D अपॉन कैपिटल A ऑफ पावर A मल्टीप्लाई बाय कैपिटल B ऑफ पावर स्मॉल b। ठीक है, Kc लिखने का आपको तरीका पता है, आपको आता होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा था। उसके अलावा अगर हम प्रेशर की बात करें, केपी की बात करें, तो आप केपी में कैसे लिखते हैं, सिंपल उन गैसेस के प्रेशर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर ऑफ सी उसके मोल स्मॉल सी, प्रेशर ऑफ डी उसका मोल स्मॉल डी, प्रेशर ऑफ ए उसका मोल स्मॉल ए एंड प्रेशर ऑफ बी उसका मोल स्मॉल बी। ठीक है, सबके मोल्स उनकी पावर बन जाएंगे। ठीक है, तो केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर गैसेस केपी आपके पास, और ये पी जो है ये पार्शियल प्रेशर्स हैं ईच गैस के लिए, हर गैस के लिए अपना उसका पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है इसका, केस नंबर 1, अगर केसी बराबर हो जाए केपी के, वेयर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट के वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे, जैसे H2 का 1 और I2 का 1, टोटल 2 वॉल्यूम। इस तरह यहाँ पे भी कितने हैं, 2 वॉल्यूम्स है, तो दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। केस नंबर 2 क्या है, जब Kc छोटा हो जाए और Kp आपका बड़ा हो जाए। इन दिस केस वॉल्यूम इज इंक्रीज एज द रिएक्शन अकर, यानी ऐसे केस में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 4 वॉल्यूम हो गए प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे 2 वॉल्यूम हो गए। तो इन रिएक्शंस में आपके पास Kp ज़्यादा होगा। ठीक है, Kp ज़्यादा होगा, इसका मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ गया है। ठीक है, और आपका Kc छोटा है इस केस में। इसी तरह केस नंबर 3 में जब Kc बड़ा हो जाएगा Kp छोटा हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा प्रोडक्ट साइड का, 2SO2 यानी 2 मोल्स हो गए, यानी यहाँ पे वॉल्यूम 2 है और रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम कितना है 3 है, तो इसका मतलब आपके डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट साइड होगा, तो इस केस में आपका वॉल्यूम कम होगा एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, और अगर देखा जाए तो दोनों में जो है कोई भी फर्क नहीं है, दोनों जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, Kc फॉर लिक्विड्स है, Kp फॉर गैसेस है। ओके, for more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Question number 3 of your book is, what is mean by a solubility product in the common ion effect? Discuss the application of common ion effect in the qualitative salt analysis. सबसे पहले आपने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट देख लेना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है कॉमन आयन इफेक्ट में, और कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, the product of concentration of ions in the saturated solution of the sparingly soluble salt is called solubility product. solubility product आपके पास सिंपल प्रोडक्ट होता है दो कंसंट्रेशंस का, कौन सी कंसंट्रेशन का, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन का। ऐसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल मींस स्लाइटली सॉल्युबल हो, थोड़े कुछ मोल्स उसके वाटर में डिजोल्व हो, बाकी डिजोल्व ना हो, तो उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और आपके पास आयनिक कंसंट्रेशन कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है आपके पास, कॉमन आयन इफेक्ट में ये है कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, अब उसमें हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की ऐड कराने से सेम कॉमन आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जब कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है तो उसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में कॉमन आयन इफेक्ट पे क्या यूज़ होता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली अप्लाइड इन क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए यूज़ होता है। एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेसिपिटेटेड ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन एक्सीड्स द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था कि प्रेसिपिटेट कब बनते हैं,
प्रेसिपिटेट तब बनेंगे जब कंसंट्रेशंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी और KSP से आयनिक कंसंट्रेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। जब आयनिक कंसंट्रेशन KSP से बढ़ जाएगी तो आपके प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, द प्रेसिपिटेशन इज ऑब्टेन ओनली when the concentration of any one of ion is increased। प्रेसिपिटेशन तब भी बन सकती है जब आयनिक कंसंट्रेशन में से किसी एक आयन की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करें। ठीक है, तो दस बाय एडिंग अ कॉमन आयन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि हम कॉमन आयन जब ऐड कर देते हैं, यानी कॉमन आयन ऐड करने का मतलब किसी एक आयन की हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। Okay, question number 4 of your book is how is the balance of chemical equilibrium influenced? Explain giving examples। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को चेक करना है कि उसका बैलेंस कैसे हम बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उसके बैलेंस को चेंज कर देते हैं और उस क्या इफेक्ट पड़ता है उससे कि इक्विलिब्रियम उस जगह जाए ताकि उस इन्फ्लुएंस को रोक सके। क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाए, तो हमें वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कंसनट्रेशन आ जाती है, फिर आपके पास टेम्परेचर आता है, फिर आपके पास प्रेशर आता है। ठीक है, इन तीन चीज़ों से आपके इक्विलिब्रियम पे इन्फ्लुएंस पड़ता है और आपका इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन से हट जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पे उस इन्फ्लुएंस को कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हम बात करें कंसंट्रेशंस की, तो अगर हम रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट साइड के बजाय प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, रिएक्टेंट साइड की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर हम रिएक्टेंट साइड में से कुछ कंसंट्रेशन कम कर देते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम उसी की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ ही जाएगा। और इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट साइड पे से कुछ कंसंट्रेशन कम करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में ये हम पॉइंट्स रख सकते हैं कि जिस जगह की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इसी तरह जिस जगह की कंसंट्रेशन अगर हम कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा उसी की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब इस हम प्रेशर को देख लेते हैं कि अगर आपके पास प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे प्रेशर चेंज होता है तो किस तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा। इसी तरह प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है, मोर गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम मूव करेगा जब हम प्रेशर को कम करेंगे। ठीक है, डिक्रीज प्रेशर मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना, इसी तरह इंक्रीज प्रेशर मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाना। एडिंग इन इनर्ट गैस, एडिंग इनर्ट गैस मीन्स अगर हम इनर्ट गैस को कोई ऐड करवा देते हैं अपनी रिएक्शन में, तो इनर्ट गैस का मतलब वो गैसेज होती हैं जो ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, तो वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगी, तो उसका कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, हैंस नो इफेक्ट। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ जाते हैं और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो सिंपल वो रिएक्शन जिनमें से हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो जिसमें हीट हम खुद देते हैं। इंक्रीज करेंगे अगर हम टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट साइड की तरफ जाएगा। इसी तरह एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड की तरफ जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक को, अगर हम इंक्रीज करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो आपके पास इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड की तरफ मूव होगा। इसी तरह अगर हम डिक्रीज करेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन्फ्लुएंस आ गया कि कैसे किस किस चीज़ों से आपका इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है और इक्विलिब्रियम को ठीक होने के लिए वो क्या क्या इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या काम करता है, तो ये सारे काम करता है जब हम ये सब चेंजेस क्रिएट करते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ, तो इसकी एग्जांपल्स में आप सिंपल ली शैटियर प्रिंसिपल की आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को भी रख के कर सकते हैं कि उसमें एक रिएक्शन आपने ले लिया और उस रिएक्शन को देखते हुए हम बताते जाएं कि अगर किसी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर एक सवाल आगे आएगा जिसको मैं बता दूंगा कि वो इसकी एप्लीकेशन मतलब इसकी एक एग्जांपल भी हम कंसिडर कर सकते हैं सवाल के लिए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर योर बुक इज फॉर द गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम एक्सप्लेन द इफेक्ट अपॉन द मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है जो कि ये रहा PCl5, जब डिसोसिएट हो रहा है तो वो PCl3 बना रहा है और क्लोरीन बना रहा है, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होगा।
ठीक है, अब इसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ बतानी कि अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होगा, सिंपली ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि डेल्टा एच इसका इस सवाल में 87.9 है, पॉजिटिव 87.9 है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी PCl3 और Cl2 आपके सवाल में मतलब इस कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मैंने क्या कहा था, जब भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे यानी इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहाँ पे लो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। गैस मॉलिक्यूल सबसे कम किस जगह पे हैं, PCl5 पे हैं। ठीक है, PCl3 पे और Cl2 पे 2 हैं, यहाँ पे टोटल 1 + 1 2 हो गए, और PCl5 के 1, तो सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल सबसे कम PCl5 के हैं। तो आपके पास इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपका PCl5 बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। हायर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, अगर हम Cl2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो जहाँ की भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जा रहा है, हमारा रिएक्टेंट साइड की तरफ इक्विलिब्रियम हमारा मूव हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएं किसकी, PCl5 की। ठीक है, PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब ये है कि आप रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो जब भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन के इस इफेक्ट को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम आपका प्रोडक्ट साइड की तरफ जाएगा, यानी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को ये कंडीशन फेवर करेगी। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था कि कैटलिस्ट से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, यानी उसकी टाइम लिमिट को कम या तेज या ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो ये एक एग्जांपल आप इक्विलिब्रियम की प्रीवियस क्वेश्चन में भी दे सकते हैं कि PCl5 है, PCl3 और Cl2 है, इसमें हम क्या एक मरतबा टेम्परेचर बढ़ा दें और या तो इसका प्रेशर कम कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा। तो ये एग्जांपल आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। Okay guys, question number 6 of your textbook is a quantity of PCl5 phosphorus pentachloride was heated in a 12 dm cube vessel at 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपके पास वॉल्यूम कितना है, 12 dm क्यूब है, और पेंटाक्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएशन हो रही है, वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे उसने कंडीशंस दी हुई हैं कि 0.21 मोल्स आपके पास PCl5 के हैं और 0.32 मोल्स आपके पास PCl3 के हैं, और जबकि 0.32 मोल्स ही सेम आपके पास मोल्स क्लोरीन के भी होंगे, क्योंकि जब डिसोसिएशन 1 मोल पे हो रही है तो आपके पास कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पे दोनों की सेम ही होगी। तो आपने सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। PCl5 की इक्वेशन में इक्विलिब्रियम में कितने मोल्स हैं, 0.21 है, और PCl3 के 0.32 हैं, इसी तरह क्लोरीन के भी 0.32 हैं। वॉल्यूम टोटल आपके पास कितना गिवन है, 12 dm क्यूब दिया हुआ है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन निकालने का तरीका होता है कि मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो PCl5 की कंसंट्रेशन कैसे आएगी, 0.21 डिवाइडेड बाय 12, तो मोल पर dm क्यूब कंसंट्रेशन हो गई PCl5 की। और हमेशा कंसंट्रेशंस को आप लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, डिनोशन इसकी डिनोट कैसे करते हैं, लार्ज ब्रैकेट से डिनोट कर रहे होते हैं। इसी तरह PCl3 की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, 0.32 डिवाइड बाय 12 से, और Cl2 की भी कंसंट्रेशन आपके पास 0.32 डिवाइड बाय 12 से निकलेगी। आपके पास रिएक्शन ये है। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है। तो आपके पास जो रिएक्शन है PCl5 जब डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, तो इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आप इसको कैसे लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आपके पास एक ही रिएक्टेंट, तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, यानी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, सिंपल आप इसमें PCl5 लिख सकते हैं। ठीक है, और अब आपके पास अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अपनी कंसंट्रेशंस की, PCl5 की आपके पास 0.21/12 है, PCl3 की 0.32/12 है, और Cl2 की 0.32/12 है। दोनों की प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन हमने पुट कर दी। ठीक है, एक 12 आपके पास नीचे वाले रिएक्टेंट के 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0.032 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, और ये 12 नीचे 0.21 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ रहा है वो 0.040 है। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके निकालना था।
उसके अलावा इसका यूनिट क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, आपके पास यूनिट सिंपल आप मोल पर डीएम क्यूब इस कंसंट्रेशन का, किसकी PCl3 की कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह आपके पास Cl2 का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर 2 मोल पर डीएम क्यूब है और नीचे 1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो सिंपली 1 मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा इससे ऊपर वाले से, और एक आपके पास मोल पर डीएम क्यूब एज इट इज रह जाएगा। तो आपका यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ओके Okay. Question number 7 of your textbook is consider the following equilibrium. Write the equilibrium constant expression. In which direction will equilibrium change as the temperature is raised? Which of the following equilibria will not be affected by change in total pressure? आपके पास सवाल है, इसमें आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है, यानी केसी में रिएक्शंस गिवन होंगे, उसकी केसी में इक्वेशंस लिखनी है। फिर आपने उस इक्वेशन में ये देख के बताना है कि अगर हम उस इक्वेशन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो आपके पास क्या होगा इफेक्ट। इसी तरह जो ये कहते हैं इक्विलिब्रियम में अगर टोटल प्रेशर चेंज कर दें, ठीक है, किस कौन सी ऐसी गैस है, यानी कौन सा ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसमें आप प्रेशर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले 3O2 जब फॉर्म हो रहा है तो 2O3 बन रहा है, यानी ओजोन बनाने के लिए आपके पास रिएक्शन है, और इसका डेल्टा H क्वेश्चन में पॉजिटिव गिवन है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपका जो है कहते हैं प्रोडक्ट से ज़्यादा बनते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का हम नहीं बताना है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ मूव होगा। ठीक है, राइट साइड पे जाएगा क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, और ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके अलावा इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखने का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है O3, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट O2, और ये इनकी पावर 2 कहाँ से आई, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी तरह रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो ये इनकी पावर बन जाएगी। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया इस रिएक्शन के लिए। सेकंड रिएक्शन क्या है आपके पास, H2 प्लस I2 जब रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं। ठीक है, इस सवाल में अगर हम देखा जाए तो इसकी डेल्टा H कितना है, पॉजिटिव है। ठीक है, आपकी बुक में इसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव में गिवन है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर हम इसकी टेम्परेचर इस रिएक्शन का बढ़ाएंगे तो आपके पास सिंपली क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा स्पीड में ये रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा स्पीड में हो रहा होगा, यानी इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा। और इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी कंसंट्रेशन की स्क्वायर क्यों है, क्योंकि HI से पहले 2 लगा हुआ था। इसी तरह रिएक्टेंट में आपके पास H2 आ गया और I2 आ गई, दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नीचे लिख दिया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दी, तो सिंपली आपके पास रेट एक्सप्रेशन इसकी हमने लिख ली। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड का है कि आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है, जब 2SO2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास SO3 बन रही है। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो है कहते हैं अगर रेट एक्सप्रेशन लिखें तो SO3 यानी प्रोडक्ट, उसकी कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर, यानी ये जो 2 है ये स्क्वायर में चला गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, SO2 की स्क्वायर, उसके बाद O2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी O2 सिंपल, तो दोनों की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी आपने सिंपल लिख दी। अब रिएक्टेंट में SO2 जो है उसके पीछे 2 लगा हुआ है, जिसकी वजह से SO2 के ऊपर स्क्वायर आ गया। और अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, अब इस सवाल के लिए हमें डेल्टा H देखना पड़ेगा। इस सवाल के लिए इस इक्वेशन में आपके पास डेल्टा H नेगेटिव में गिवन है, तो नेगेटिव में जब डेल्टा H गिवन हो यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, और इसका मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ इक्विलिब्रियम मूव करेगा, यानी इस रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा तेज होगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी आपके पास फॉर्मेशन किसकी ज़्यादा बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन आपके पास इथेन बनाने का है। इथेन बनाने के लिए जो है आपके पास इथीन रिक्वायर्ड है। इथीन को आपने H2 के साथ रिएक्ट करा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। इसमें जब हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो आपके पास सिंपल इथेन बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इस सवाल में प्रोडक्ट आपके पास ऊपर आ जाएगा रेट एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल हो गया। अब जब इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका भी डेल्टा H नेगेटिव है, तो जब हम इसको हीट देंगे तो इसलिए इसमें इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, रिएक्टेंट साइड की तरफ जाएगा, यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा किसकी फॉर्मेशन होगी, H2 और इथीन की फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट सवाल है, विच ऑफ द इक्विलिब्रियम विल नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन टोटल प्रेशर।
तो ऐसा कौन सा इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसे कौन सा सिस्टम है जिसमें हम प्रेशर को चेंज करें तो इस सिस्टम पे, इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम पहला रिएक्शन देखें तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स दोनों में इक्वल नहीं है, यानी रिएक्टेंट पे 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर मैं इसको मार्क करूं तो रिएक्टेंट में 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट में आपके पास 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पे ये सेम नहीं है। तो जहाँ रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएं तो उस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और तो 1 + 1 2 हो गए, और यहाँ पे आपके पास भी 2 है। तो इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर चेंज भी करते हैं तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसी तरह थर्ड रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट साइड पे 2 वॉल्यूम है। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड पे आपके पास 3 वॉल्यूम है, 2 + 1 3 हो गया। इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में इथीन का 1 मोल और H2 का 1 मोल, टोटल 2 मोल्स हो गए। ठीक है, यानी वॉल्यूम 2 हो गए यहाँ पे, और आपके पास प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम 1 ही है। तो यहाँ पे भी प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, ओके guys, question number 8 of your textbook is 1 mole of Hi, hydrogen iodide, is introduced into the vessel held at constant temperature. When equilibrium is reached, it is found that 0.1 mole of I2 have Okay, question number 9 of your textbook is what effect on the position of equilibrium for which does each of the following changes have? यानी सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक सिस्टम है, उसमें आपने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी है कि अगर हम कुछ फॉलोइंग चेंजेस को कर दें अगर उस इक्वेशन में। तो सबसे पहले ऐड करना है कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं और हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एसोसिएट हो रहा है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। CaO को आप क्विकलाइम भी बोलते हैं, केमिकल टर्म है इसकी। ठीक है, और अगर हम रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, यानी CaCO3 को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? प्रोडक्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन रहे हैं? CaO और CO2 बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऐड कर दें CaO, ठीक है, क्विकलाइम को अगर हम ऐड करें तो आपके पास क्या होगा? कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है? आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा? आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा होगा। अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, कंटेनर, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम कम करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे होते हैं तो आपके पास इक्विलिब्रियम लेस गैस मोल्स की तरफ जाता है। ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स कम होते हैं वहाँ पे मूव होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम 1 है कैल्शियम कार्बोनेट पे, और आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम टोटल यहाँ पे 2 है। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का और दूसरा मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो टोटल मोल्स कितने हो गए आपके पास? 2 हो गए इधर, और कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हो गए? 1 हो गए। तो वॉल्यूम कहाँ कम है आपके पास? रिएक्टेंट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड पे जब मॉलिक्यूल कम है, इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कम है तो गैस मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे ऑब्वियसली। तो इक्विलिब्रियम आपका लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा फॉर डिक्रीज इन वॉल्यूम कंटेनर केस में। ठीक है, इसी तरह अगर हम टेम्परेचर रेज करें, टेम्परेचर रेज करने के लिए हमने क्या देखना है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो पॉजिटिव में हीट लिखी हुई है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपकी हीट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, यानी हम इसको कुछ हीट दे रहे हैं तो जाके ये रिएक्ट ठीक से कर पा रहा है। ठीक है, तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और उसमें हीट ऐड कर रहे हों, ठीक है, एंडोथर्मिक हीट ऐड, तो यानी हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर कर रहे हैं। ठीक है, यानी टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हों तो उस पर इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? प्रोडक्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कंसनट्रेशन को कम कर दें, किसकी? CO2 की। अगर हम CO2 को निकाल दें या कम कर दें थोड़ा सा, तो क्या होगा? आपके पास इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन कम करें तो इक्विलिब्रियम उसी जगह पे आ गया, यानी शिफ्ट टूवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा? वापस से CO2 और CaO बन रहा होगा। ठीक है, तो इस सवाल में आपने यही बताना था कि इन सब चीज़ों को चेंज करने से आपकी इफेक्ट क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, पोजिशन के ऊपर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का, स्टेट ली शैट्रियर प्रिंसिपल एंड व्हाट आर इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है? When a constraint or stress in a direction is applied to a system in equilibrium,
द इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस सो एज टू अंडू द कंस्ट्रेंट। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस मतलब उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उस पर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है। और उस इफेक्ट को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, ताकि उस इफेक्ट को कम करने की कोशिश के लिए इक्विलिब्रियम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अगर कुछ इफेक्ट हम लगाते हैं, यानी कुछ कंस्ट्रेंट लगा देते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम पे, तो इक्विलिब्रियम उसको ओवरकम करेगा, अंडू करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो अपनी जगह से हटेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, बाय टर्म्स कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे चेंज करना है, किसको, कंसंट्रेशन को, प्रेशर को और टेम्परेचर को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ वन ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्टर्ड, अगर हम कोई भी एक फैक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट में जाएगा, ताकि उस इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करे और वापस से इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या है, a chemist or a manufacturer is always ambitious in getting maximum yield of his product in the shortest possible time। कोई भी केमिस्ट हो या कोई भी लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट हो, वो क्या चाहता है कि, या मैन्युफैक्चरर हो, वो ये चाहेगा कि उसका काम जल्द से जल्द हो और जो वो चीज़ चाह रहा है उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पज ही यूजेज द नॉलेज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ली शैटियर प्रिंसिपल टू सॉर्ट आउट द मोस्ट सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन अंडर द रिएक्शन टू बी कैरिड। यानी उसके लिए उसने इस चीज़ को यूज़ किया, ली शैटियर प्रिंसिपल की नॉलेज को यूज़ किया और उसके लॉ को, ताकि हमारे पास रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो और हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द बनना शुरू हो जाए। हाउ फार दिस नॉलेज इज यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ये नॉलेज को हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, और स्पेशल रेफरेंस के लिए क्या है कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस के लिए भी इक्विलिब्रियम के ऊपर, मतलब इक्विलिब्रियम को बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोसेस की मेकिंग के लिए, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास अमोनिया बन रही होती है और इसमें हीट रिमूव की जा रही होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से हीट निकलती है जब अमोनिया बन रहा होता है, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसी तरह प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो क्या क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में। इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है, बट सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप किया जाता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन कराते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इस रिएक्शन को जल्द से जल्द कराने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है बुक में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ केमिकल चेंज। यानी किसी भी केमिकल चेंज, यानी ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो, उसके ऊपर हमने शॉर्ट नोट बताना है, ठीक है। अ रिवर्सिबल चेंज इज द चेंज दैट कैन बी अंडन रिवर्स, यानी रिवर्सिबल चेंज आपके पास वो रिएक्शन होता है जिसमें आप वापस से रिएक्टेंट्स को कवर कर सकते हैं, वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं। इफ़ यू कैन गेट बैक द सब्सटेंस यू स्टार्टेड द रिएक्शन विद, दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपके पास वापस से वही सब्सटेंस मिल जाए जहाँ से आपने वो रिएक्शन स्टार्ट किया था, उसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अ रिवर्सिबल चेंज माइट चेंज हाउ अ मटेरियल लुक्स और फील, यानी जब भी रिवर्सिबल चेंज में आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जो मटेरियल आपको मिले वापस से, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी कुछ फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकती है, बट इट डजेंट क्रिएट न्यू मटेरियल, बट वो कुछ नए मटेरियल कभी नहीं बनाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए एक तो हमने डिफाइन करना होगा, उसके अलावा कुछ एग्जांपल भी देते हैं, उसके अलावा यूनिट भी देते हैं, बट केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ पे यूनिट तो होगा नहीं इसका कोई, तो इसलिए हमें एक एग्जांपल देनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में आपको शॉर्ट नोट में सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए कुछ आपको एग्जांपल देनी होगी, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड इज अ वाइट सॉलिड, इट ब्रेक डाउन व्हेन हीटेड। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, फॉर्मिंग अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, और अमोनिया और HCl बनता है। When these two gases are cool enough, they react together to form ammonium chloride again। और जब ये गैसेस ठंडी हो जाती हैं तो ये वापस से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड फिर से बना देती है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में बना, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है आपके पास हाइड्रोजन और अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में बन रहा है, और जब ये थोड़ा रिएक्शन थोड़ा कूल डाउन हो जाता है तो इसके बाद अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड फिर से फर्दर रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं, यानी NH4Cl आपके पास फिर से बन जाता है इन दोनों की फॉर्मेशन से। किसकी फॉर्मेशन से, अमोनिया और
SCL2. The symbol this double arrow has 2 half arrow heads. इसका मतलब ये है वन पॉइंटिंग इन ईच डायरेक्शन, और हर कोई एक दूसरे की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, हर डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, पॉइंटिंग है. इट इज़ यूज्ड इन इक्वेशन दैट मॉडल रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस की इक्वेशन में हम इसको यूज़ करते हैं. इसका मतलब ये होता है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज वन दैट गोज टू द राइट, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जो राइट की तरफ जा रहा है जिसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे. दूसरा रिएक्शन वो है जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है जिसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे. ठीक है, तो इस सवाल में आपने सिंपल एक एग्जांपल देनी थी, और ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा आप उसको अच्छा फर्दर एक्सप्लेन करवा सकें और इसको डिफाइन करना था. उसके अलावा हमने इस लेक्चर में टोटल क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और कोई भी फर्दर क्वेरीज के आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.